हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, आज के वीडियो में हम एक कंप्लीट शेड्यूल डे वाइज आपको कैसे फॉलो करना है सारे सब्जेक्ट्स को क्रैक करने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करने के लिए अलोंग विद द जॉब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉब ही है दैट जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना इतना इजी नहीं होता है, बट एक्चुअल में ये एग्जाम एक्सपीरियंस लेवल के लिए ही है और जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम को क्रैक करते हैं वो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ऑलराइट, सो इट इज वेरी मच डुएबल कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें और इतना रिक्वायर्ड भी है कि जॉब के साथ में इस एग्जाम को क्रैक करें। तो डे वाइज आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आता है एक सब्जेक्ट को करने जाते हैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे साइमल्टेनियसली करना है। आई होप आप इस सेशन को देखकर पूरा यूटिलाइज करेंगे शेड्यूल जो प्रूवन है ओवर द इयर्स की कैंडिडेट्स कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं और कैसे अपना अप्रोच लगाते हैं जॉब के साथ में। आई होप आप इसको फॉलो भी करेंगे। फॉलो कर लिया तो आई कैन अश्योर यू कि आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है कि आप प्लान तो बना लोगे, शेड्यूल कर लोगे, बट प्रॉब्लम आएगा कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया आपके लेवल पर तो ट्रस्ट मी, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड इन एसबीआई सीबीओ। ओके, सो सेशन स्टार्ट करेंगे वेरी विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दैट इज अ प्लान विदाउट अ प्लान इज व्हाट। प्लान क्या होता है कि क्या हमको डिसाइड करना है, दैट इज अ प्लान। ओके, स्केड्यूल इज व्हेन। स्केड्यूल मींस कि हम कब उसको प्लान करने वाले, प्लान मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले। ओके, इट टेक्स बोथ अ प्लान एंड स्केड्यूल टू गेट थिंग्स डन, है ना। जब चीजों को करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोगों को शेड्यूल इट मींस टाइम टेबल हो गया एंड एक प्लान, एक प्री डिफाइंड डायरेक्शन कि ये डायरेक्शन है, इसको फॉलो करेंगे, इस टाइम टेबल रूटीन के साथ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, इजंट इट। तो ये चीजें आप लोगों को आपकी डे टू डे लाइफ में करना है। जो भी होगा सोल्यूशन आप लोगों के लिए कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो ही उसका मैटर रहेगा। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले क्विक अपडेट दोस्त हु हैव नॉट एनरोल्ड इन द बैच, और अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। जिस टाइम पर भी आप वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, इस शेड्यूल को भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आपको एक प्लेटफॉर्म या फिर एक कंटेंट का जरूर जरूर लगेगा जहां पर आपको कोई गाइड कर सके, आपको पूरा प्रिपेयर करवा सके, आपको डे टू डे जस्ट कंज्यूम करना हो डेटा। सो दैट इज ऑल रिक्वायर्ड। व्हाट्सएप करके आप फुल बैच में रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू एग्जाम दोनों के लिए बैच में एनरोल कर सकते हो। रिटन एग्जाम का कंप्लीट पैकेज इज एट 2499 ओनली। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहले मैं पॉइंट को एक मिथ आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप लोगों ने एक अलग ही हाइप क्रिएट कर रखा है, दैट इज करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप करंट अफेयर्स जैसे सोचते हो तो आपको आईएएस एग्जाम और ऐसा सिविल सर्विसेज का एग्जाम का डेटा याद आता है, आपको लगता है कि इतना पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसा सुन रखा है। बट एक्चुअल में आपकी आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगा और आईबीपीएस के पैटर्न में आप 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का भी कर लोगे तो भी वो स्टैटिक या कुछ तो भी डेटा आप लोगों से पूछ लेगा जो कि आप याद नहीं रख सकते। आप उसको डे टू डे अगर पढ़ते भी जाएंगे तो भी आपसे क्वेश्चन शायद ऐसा होगा कि बन जाए, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा आप क्वेश्चन बना पाए। आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका अप्रोच आप लोगों को ये रखना है कि करंट अफेयर्स में आप लोगों को डेली का न्यूज पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या करना है आप लोगों को, आपका डेली का एजेंडा होना चाहिए कि डे वाइज गो विद डे वाइज। डे वाइज आप जाएंगे तो आपको ज्यादा डेटा डेली हैंडल नहीं करना पड़ेगा, आपको इतना याद नहीं करना पड़ेगा। तो डे वाइज का डेटा, जैसे हम आप लोगों को इंटरनली डे वाइज का डेटा शेयर करते हैं, 8 से 10 न्यूज मिलता है। 8 से 10 न्यूज को बस आपको देखना है, उसके बाद में वीकली थोड़ा रिवाइज कर लो। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इतना बनेगा भी नहीं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सब्जेक्ट आउट ऑफ 30 आपका स्कोरिंग बिल्कुल नहीं है। आप में 5 नंबर आते, 10 नंबर आते, यही टारगेट लेकर चलना है। अगर आप इसमें उलझे कि सर हमें तो अप्रैल का करना है, सर हमको तो जनवरी का करना है, तो आप पूरा स्टक हो जाएंगे, सारा पूरा पेपर आप कंप्लीट बिगाड़ लेंगे और उसके बाद भी आपसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो डे वाइज अगर जॉब की बात करें तो आप ऑफिस में जाते हो, ट्रैवल करते हो, आपको डेली का न्यूज मिलता है, आप उसको ट्रैवलिंग से डाउनलोड करेंगे। करंट अफेयर्स का ट्रैवलिंग पर मिलता है, अदर्स का नहीं मिलता। तो आप उसको डाउनलोड करो, उसको डाउनलोड करने के बाद में आराम से उसको स्क्रॉल करो और या तो आप उसको प्रिंट कर लो। ठीक है, एक न्यूज देखने में क्या जाता है, हम एक आर्टिकल पढ़ने में क्या जाता है, छोटा छोटा न्यूज है, एकदम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड न्यूज है। 10-12 न्यूज डेली का पढ़ोगे, आपको मई और जून का डेटा पूरा कवर करना है। अगर मई का डेटा आपने कवर नहीं भी करा है ना, तो भी आप जून का स्टार्ट कर दो, जून का डेटा भी कर लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। आपसे कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली लग जाएंगे, क्योंकि न्यूज में जो चलता है करंट न्यूज में उससे पॉइंट्स आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। मई का डेटा हो सकता है जून में चेंज हो गया हो, तो जून का डेटा आप लोग रेफर कर लोगे तो भी आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको स्कोर इतना ज्यादा करना भी नहीं है। अगर पेपर इजी आता है तो ऑटोमेटिकली आपसे भी बनेगा, क्योंकि आपने लेटेस्ट 2 महीने का न्यूज पढ़ रखा है।
ऑलराइट, तो डेली का एजेंडा करना है, जॉब के साथ में जाते हैं, आपको अलग से टाइम निकाल कर नहीं बैठना है कि 5 घंटा बैठे हो, उसके बाद भी कुछ याद नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको डेली बेसिस पर जो आपको टारगेट्स मिलता है, आपको जो ड्राइव लिंक पर डेटा मिलता है डेली बेसिस का, न्यूज़ का, उसको खाली प्रोसेस कर लो। इतना प्रोसेस कर लोगे, ट्रस्ट मी, आप लोग इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में बिना उलझे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स यहीं पर स्टक होने वाले। वो करेंगे 4-5 महीने का डेटा, पीओ क्लर्क के डेटा जैसा पढ़ेंगे आराम से, और उसके बाद में आप सभी समझते हो कि करंट अफेयर्स तो एक ऐसा पॉइंट आ गया, जिसने एग्जाम्स दिए उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि करंट अफेयर्स में से आप क्रैक नहीं कर सकते। आप ऐसा अगर इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता, नहीं है सेक्शनल कट ऑफ, पहले क्लियर कर देता हूँ, बाद में आप कमेंट में पूछोगे सर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो इस सेक्शनल कट ऑफ भी होता ना, तो भी 2-4 नंबर का कट ऑफ ज्यादा ज्यादा जाता नहीं है ना? तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आराम से इसको डुएबल करा जा सकता है, डेली बेसिस पर जरूर करिए, है ना? ऐसा मत करना कि सर ने बोल दिया तो पूरा स्किप कर दिया। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या प्रॉब्लम आता है, देखो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट इंटरनली बता रखा है, क्लासेस में हम लोग उसको रिव्यू कर लेंगे। आपके पास में एक टाइम बचता है गाइस, है ना? फॉर्मेट जब आपको वेल डिफाइंड मिल गया है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझा चुके हैं आपको ऑलरेडी, और क्लासेस में और समझाते जा रहे हैं नई क्लासेस में। तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट आपको मिल चुका है, आप आराम से उसको नोट करना है। आप जब ऑफिस में जाते हो, आपके फ्री टाइम में, थोड़ा तो फ्री टाइम मिलता होगा ना ऑफिस में, जब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, तो उस टाइम पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। कैसे? आपको मैं एक क्लियर रोड मैप बताता हूँ इसके लिए। आप ऑफिस में बैठते हो तो आपके पास में मेल बॉक्स रहता है, राइट? मेल बॉक्स के अलावा आपके पास में वर्ड रहता है ना? वर्ड फाइल रहता है। आप इन दोनों में से कहीं पर भी एक लेटर तो टाइप कर सकते हो, आप एक ऐसे टाइप कर सकते हो, डेली का एजेंडा है, 3 दिन का एजेंडा बना लीजिए कि 3 दिन में मुझे एक लेटर टाइप करना है। आप जब थोड़ा बहुत भी फ्री बैठे हो, लाइक आपका वाइंड अप हो गया सब कुछ काम, उसके बाद में जरा सा आप मेल बॉक्स ओपन करके अगर टाइप करके देख लोगे, बस किसी को सेंड करना नहीं है, टाइप करके आपने देख लिया, तो ट्रस्ट में टाइपिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, फॉर्मेट का रिवीजन हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल रिक्वायर्ड। आपका करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब इसी तरीके से फुलफिल हो रहा है, तो आपको अलग से टाइम निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। करंट अफेयर्स तो आप डेली बेसिस पर जब ट्रैवल कर रहे हो, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऐसी जगह से ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रैवलिंग के टाइम पर भी आप उसको डेली बेसिस का एक एजेंडा बना सकते हो कि हाँ ये टाइम है, इस पे मुझे इसको फॉलो करना है। 1-1.5 महीने का बात है, उसके बाद में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस और जो मेहनत अभी आप करोगे, ये लाइफ टाइम, आपको जब एसबीआई में सिलेक्शन हो जाएगा, तो लाइफ टाइम आपको लगेगा कि यस, ये मेहनत करने से मुझे रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको इसको फॉलो भी करना है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का व्हाट आई टोल्ड यू इज, जो भी फॉर्मेट क्लास में मिलता है, क्लास में पढ़ो आराम से, उसमें पूरे डाउट्स को क्लियर कर लो। उसमें जो भी मेथड बताया जा रहा है कि ये मेथड है, ये फॉर्मेट है, ऐसे फॉलो करना है, ऐसे याद रखना है, उस तरीके से याद रखने के बाद में आप आराम से क्लास में सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में फॉर्मेट का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा टाइपिंग का, तो टाइपिंग का प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? ऑफिस में आराम से फ्री टाइम में, जल्दी ऑफिस गए हो, पहुंच गए हो, तो मेल बॉक्स पर टाइप करके देख लो, इवनिंग में टाइप करके देख लो, 2 दिन में एटलीस्ट एक बार कुछ ना कुछ टाइप ज़रूर करो। आपका हैंड्स ऑन हो गया, आपको रियल एग्ज़ाम में नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वहाँ पर फिर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद में कि सर मेरा तो कीबोर्ड ऐसा स्टक हो गया था, सर मेरा तो टाइप नहीं कर पाए इतना ज़्यादा। तो ये सब प्रॉब्लम्स को अगर आपको फेस नहीं करना है रियल एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को टाइपिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? टेस्ट भी आप लोगों के लिए अनलॉक हो रहे हैं, जिसका आज हम लोग क्लास में रिव्यू भी कर चुके होंगे। तो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है, दैट इज़ कि हम लोग जब भी टेस्ट करते तो टेस्ट को भी टाइप करना है, और फ्री टाइम में ऑफिस, क्योंकि हमको वर्किंग टाइम को यूटिलाइज करना है, तो ऑफिस में आप इसको यूटिलाइज करेंगे। नाउ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, गाइस कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कैसे हैंडल करना है, और दैट टू बी डेली बेसिस पर। सपोज करते हैं आपके पास 30 डेज है, सपोज करते हैं आपके पास में 30 डेज लेफ्ट है, ठीक है? कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मैंने आपको बता रखा है, जिसको नहीं पता आप वापस समझ लीजिए। रीजनिंग आता है, कोडेड वे में आता है, मशीन इनपुट आता है। तो ये मशीन इनपुट तो डैम श्योर हर बार आ रहा है, ठीक है? कोडेड ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटी डायरेक्शन में से एक ना एक टॉपिक आता है, सिलोजिज्म और सीटिंग अरेंजमेंट, मैक्सिमम इसमें से 4 सेट आ जाते हैं, और टोटल मिलाकर 5-5 नंबर का एक सेट रहता है, 5 नंबर का एक सेट रहता है, 4 सेट आएंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा टोटल? 20 मार्क्स। अभी 20 मार्क्स आपके जो रहेंगे, इसको आप कितना अचीव कर सकते हो प्रैक्टिकली, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 10+ आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 सेट आपने सॉल्व कर लिए, बाकी तुक्के भी लग गए तो चल जाएगा। क्योंकि सपोज करते हैं आपका कोडेड ब्लड रिलेशन पूरा सेट में आपने पूरे 15 मिनट लगा दिए, 16 मिनट लगा दिए, ठीक है? ये दोनों को सॉल्व करने, अब बचा ये वाला टाइम, तो आपने हो सकता है कि 5 मिनट ले लिया, पूरा सॉल्व होगा, या तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते आप इसमें, पूरा ही सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करने में 6 मिनट लग गया, तो आपसे शायद क्वेश्चन टिक मार्क ना हो पाए। दैट्स व्हाई आपको एजेंडा लेना है कि 10+ मार्क्स लेकर आना है। अब जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, अगर आप बैच में नहीं भी एनरोल्ड हो, तो आप लोगों को क्या करना है, ये टॉपिक्स में आप लोगों के लिए, इसके लिए प्रैक्टिस सेट्स भी और इंक्लूड करवा रहा हूँ। सर आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट और दे रहे हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पर इस पर प्रैक्टिस कर सके।
तो ये टॉपिक्स जो है इसमें से मशीन इनपुट को तो डैम श्योर कर लो, इनमें से 2-3 टॉपिक और कर लो, है ना? जस्ट पिक 2-3 टॉपिक्स और उनका पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो रियल एग्ज़ाम से पहले, है ना? आपको एजेंडा क्या बनाना है कि आपको सबसे पहले इसको प्रोसेस करने के लिए आपके नोट्स बनाने, नोट्स में क्या बनाना है कॉन्सेप्ट का। क्यों जो भी टॉपिक आप समझते हो, तो उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को लिखो पहले कि यस ये पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और लग जाओ पेपर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको जो डेटा मिलता है, आपकी क्लास में जो सॉल्व होता है, उनको सॉल्व करने लग जाओ। 2-3 टॉपिक अच्छे से कर लो, 2-3 टॉपिक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टॉपिक को आप 4-5 1 वीक का एक एजेंडा लेते हैं, ठीक है? 1 वीक का एक टॉपिक का एजेंडा लेते हैं। सपोज़ करते हैं आपने मशीन इनपुट 1 वीक करा, 20-20, 25 मिनट एक-एक क्वेश्चन सेट डेली सॉल्व कर लो क्लास में समझने के बाद में। आराम से इतना आप सॉल्व कर लेते हो, फिर नेक्स्ट टाइम पर इसको जंप कर लेना, इसको जंप कर लेना, फिर तीनों को रिवाइज़ कर लेना। इस तरीके से अगर आप प्रोसेस करोगे तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी 10 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ में ही नहीं आएगा कि सर हमको तो 20 मिनट बहुत कम लग गया और यूजुअली लगता भी है कम। आपने रियल एग्जाम का टेस्ट जो हमारे वेबसाइट पर अनलॉक हुआ है, अगर दिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि यार ये थोड़ा-सा इतना डूएबल नहीं है जितना डूएबल आपको लग रहा है। तो इस तरीके से 3-4 टॉपिक को क्रैक कर लो। अगर आपने पहले एग्जाम्स दे रखे हैं बहुत सारे आईबीपीएस वाले, तो आप इसमें 4-5 टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। आराम से क्लास में जो आपके नोट्स कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएगा। आप आराम से डेली का एजेंडा बनाना कि यस मुझे तो 3-4 क्वेश्चन लगाना है दैट्स इट। 5 क्वेश्चन वीक में लगा लोगे, 2 बार रिवाइज कर लोगे दैट्स इट, दैट्स ऑल नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आराम से आप 20 मिनट में 2 सेट भी लगा लोगे 10 क्वेश्चन, आराम से आप लोगों का अच्छा स्कोर डिसेंट स्कोर हो जाएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। और इसको भी पैनिक करके करने का जरूरत नहीं है। 1 वीक का एक टॉपिक का एजेंडा मैं आप लोगों का बना रहा हूँ, इट इज ऑल डूएबल। आपका वीकेंड पर ही क्लास होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आराम से क्लास में समझो, क्लास में समझने के बाद में उनके नोट्स बना लो और पूरे वीक उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो टॉपिक आपका डिस्कस हुआ है, सपोज़ करते हैं ये डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है, आराम से इसको आप प्रोसेस कर सकते हो। 3-4 टॉपिक का या 2-3 टॉपिक का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें मशीन इनपुट को किसी भी केस में छोड़ना नहीं है। नाउ बैंकिंग नॉलेज में तो यार बहुत सारा वैराइटीज़ है, आपको मैं इसके लिए सेपरेटली बताऊँगा, बट स्टिल इसको प्रोसेस करना है जो मैं क्लासेस में आपको अपडेट कर रहा हूँ। रिटेल लायबिलिटीज़ अप्रॉक्सिमेटली आपका 50 से 60% एग्ज़ाम में वेटेज रखता है। रिटेल एसेट 20-25% का वेटेज रखता है ना? जिसमें एसेट का पूरा सेक्शन आ जाएगा, ठीक है? आरबीआई सर्कुलर्स कभी डिपेंड करेगा, अगर लास्ट टू लास्ट ईयर का पैटर्न आया तो इसके ऊपर पेपर सेट हो सकता है, अदरवाइज़ ये पैटर्न सेट होगा, ठीक है? स्टैटिक बैंकिंग मास्टर डायरेक्शंस जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसके ऊपर सेक्शन बनता है। तो ये भी 20-30% का सिक्योर कर लेता है जगह। अब गवर्नमेंट स्कीम का कभी 1-2 क्वेश्चन आया तो आया, सो फार हम लोगों ने एसबीआई सीबीओ के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देखा कि गवर्नमेंट स्कीम का वेटेज ज़्यादा है। बट स्टिल हम जो जनरल गवर्नमेंट स्कीम से उनको कवर करना इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि वो डे टू डे जनरल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। और कहीं न कहीं एसबीआई सीबीओ में सिलेक्शन होने के बाद में ये प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, तो एक बेसिक्स तो हमको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को रिटेल लायबिलिटीज़ का पूरा पोर्शन, है ना? रिटेल लायबिलिटीज़ में जो भी हम क्लियर कर रहे हैं या फिर हम पूरा बैंकिंग नॉलेज में क्लियर कर रहे हैं, तो आप लोगों को नोट्स ज़रूर बनाना है। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट के नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो शॉर्ट में नोट्स बनाओगे तो की पॉइंट्स आप लोगों को खाली याद रखना है। उससे पहले आप क्लासेस में पूरा लॉजिक समझ लो, उसके बाद में की पॉइंट्स को बस याद रखना है। अब रिटेल लायबिलिटीज़ में जो भी पोर्शन कवर करने वाला है, एनआरआई बैंकिंग एटसेट्रा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस कर लेना, इसके एमसीक्यूज़ लगा लेना, टेस्ट अनलॉक हो रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत सारे अनलॉक होने वाले हैं, क्योंकि आप इसका सेम फ्लो में प्रैक्टिस कर सकें। रिटेल एसेट्स समझना एक सेपरेट पार्ट रहेगा, मेन वेटेज इसी का है, फिर इसके बाद सब सेकेंडरी आएगा, है ना? उसके बाद में ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये सब सेकेंडरी हो गए। तो इसलिए जो क्लास में आपका फॉलो हो रहा है ना, उस शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए। प्रोबेबली आप लोगों का कल आरबीआई सर्कुलर का क्लास है, जहाँ पर हम लोग जनवरी ऑनवर्ड्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 1-2 दिन आप उसको रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज़ लगाएँगे तो ऑटोमेटिकली टाइम हो जाएगा। तो आरबीआई सर्कुलर्स 1 गो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग मैराथन टाइप से आप लोगों का पूरा कंटेंट कवर करवा देंगे और आप आराम से उसको प्रोसेस करिए। आपके अवेलेबल टाइम के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो आराम से अपने नोट्स को रेफर कर सकते हो कि आज मुझे रिवाइज करना है रिटेल एसेट को, रिटेल लायबिलिटीज को, इस सेक्शन को, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस प्रोडक्ट को, इस मास्टर डायरेक्शन को। उस तरीके से प्रोसेस करोगे तो काम चलेगा। आपकी एग्जाम में एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें इन डेप्थ नहीं आता है। इन डेप्थ नहीं आता है तो आप लोग आराम से इसको कवर कर सकते हो, है ना? इन डेप्थ मतलब आरआर भी स्किल टू टाइप का नहीं आता है, तो जनरल आता है तो आराम से कर सकते हो। इंग्लिश का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंश्योर कीजिएगा कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। ये भी 30 मार्क्स का गाइस, है ना? अब यहाँ पर डेली एजेंडा क्या बनाना है, ठीक है? डेली एजेंडा, व्हाट आई एम टेलिंग इज डेली एजेंडा। बैंकिंग नॉलेज का तो आप लोगों का इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, इसलिए उसका क्लासेस प्रॉपर्ली समझिए, उसके नोट्स बनाकर रखिए। इंटरव्यू में आप जितना वेल प्रेजेंट करेंगे वहां पर भी उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, पैसेज को रीड नहीं कर पाते हो। जिसका इंग्लिश भी अच्छा रहता है वो एग्जाम में जब पैसेज देखते हैं तो वो पढ़ के और कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। तो आप लोगों को क्या करना है,
डेली बेसिस पर या फिर एटलीस्ट वीकली एजेंडा बनाइए कि 2 से 3 पैसेज का टेस्ट के थ्रू आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया टाइमर के हिसाब से, तो ट्रस्ट मी आप लोग ये 7 से 8 नंबर का आता है पैसेज और एक आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी 5 नंबर का श्योर आता है। ये दोनों पॉइंट से ही आप लोग आराम से लीड ले लोगे ओवर अदर्स। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं भी है, अगर आपने पैसेज को सॉल्व करना सीख लिया तो एक रीजनिंग जैसा गेम बन जाएगा आपके लिए कि पैसेज में क्या कहना चाहता है, कहाँ से थीम को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर बोल्ड वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्योंकि इतना खतरनाक वोकैब नहीं आता आपके एग्जाम में, तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हो। बट यहाँ पर एटलीस्ट एग्जाम से पहले 10 से 15 पैसेज आप जरूर सॉल्व कर लेना, अदरवाइज आपका कंसंट्रेशन एग्जाम में नहीं लगेगा और आप इसको ऐसा लाइटली ले लेंगे कि हाँ चलो देखा जाएगा, और अगर देखा जाएगा तो रिजल्ट भी देखा जाता है फिर। तो ध्यान दीजिए, यही एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो आप लोगों को रीजनिंग इंग्लिश में अच्छे नंबर दिलाएगा, क्योंकि 7 से 8 में से 4 से 5 भी सही हो गए तो आपका अच्छा एक वेटेज आ जाएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है इंग्लिश में भी, तो आपको 5 नंबर आराम से यहाँ पर, अगर आपने 10 से 15 सेंटेंस रीअरेंजमेंट का प्रैक्टिस कर लिया तो लॉजिक समझ जाओगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कैसे आइडेंटिफाई करना है पहला सेंटेंस, कैसे मिडिल ऑफ द सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, लास्ट सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कनेक्टर से कैसे लिंक करना है। ऑटोमेटिकली आपने इन पॉइंट्स को, मेथड को अप्लाई कर लिया, 10 से 15 सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व कर लिए। इट विल टेक कि आप लोग आराम से इसको सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि वीक में आप सॉल्व नहीं कर रहे, एक वीक में 2 से 3 पैसेज कम से कम सॉल्व करो और 2 से 3 सेंटेंस रीअरेंजमेंट लगाओ। स्टार्टिंग में 4-5 भी लगा सकते हो, लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वीकेंड आता है, आराम से इनके क्वेश्चन सेट लगाओ। ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ग्रामर रिपीटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि रिपीट होते हैं, और 5 नंबर का ग्रामर का पॉइंट भी आता है जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन दोनों पॉइंट में भी। ठीक है, ग्रामर अगर आपका सही हो गया, जो कि एग्जाम में रिपीटेडली आ रहे हैं, 2-3 लॉजिक तो आपके रिपीटेडली आपके एग्जाम में आएंगे, जैसा टेंस हो गया, तो आप लोग उसको आराम से अप्लाई करेंगे ना, मतलब आपने की पॉइंट्स को नोट करा, आपका नोट्स बनाया और इसमें नोट बनाकर लिख लिया कि ये थंब रूल बोलता है, ये थंब रूल बोलता है, ये थंब रूल बोलता है, तो ट्रस्ट मी आराम से आपने एरर करेक्शन का क्वेश्चन लगा लिया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट कौन सा आता है आपके लिए, सेकंड पॉइंट आपके लिए आता है यहाँ पर दैट इज क्लोज्ड एटसेट्रा, तो वहां पर भी ग्रामर के पॉइंट से भी आप उसको रिमूव करके प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने आपको अगर सम अप करूं तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है करंट अफेयर्स 2 महीने का पढ़ना है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो जून महीने का जो हम इंटरनल बैच में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पर जस्ट रीड आउट करने का हैबिट डालो, एकदम रटने का हैबिट मत डालो कि अरे मुझे पूरा याद ही करना है। जैसा जो जो आपको ध्यान आता जा रहा है इतना ध्यान करते जाइए, नॉर्मल रिवाइज करिए, एग्जाम में आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन कनेक्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, ऑफिस में प्रिपेयर करो, क्लासेस देखो, ऑफिस में उसको टाइप करके देखो, टाइप करोगे जितना टाइप करोगे इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, यही हमारे पास में टाइम है जिसको आपको सम अप करके यूटिलाइज करना है। अगर थर्ड पॉइंट बात करें तो हमने डिस्कशन करा था कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एक वीक का एक टॉपिक का एजेंडा बनाओ, उसका मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, 3-4 टॉपिक का अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ट्रस्ट में 10 से ज्यादा नंबर आप स्कोर कर लोगे, और इतना ही रिक्वायर्ड होता है। बैंकिंग नॉलेज में जो इंटरनली क्लास में हम कर रहे हैं उसको आप लोग रिवाइज अपने नोट्स से, कॉन्सेप्ट नोट्स को बनाओ, और उसको आप क्या करेंगे, ऑफिस टाइम से जैसा फ्री होते हो, कुछ भी फ्री टाइम अवेलेबल रहता है, उसको रिवाइज करने का आदत डालो। उसको रिवाइज कर लिया, ज्यादा डेप्थ में आपके एग्जाम में आएगा नहीं, टॉपिक्स बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स है बट ज्यादा डेप्थ में आएगा नहीं, तो आप उसको आराम से कवर करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए प्रीटी मच डुएबल रहेगा कि आप ओवर अदर्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हर कोई इन बात को, अगर अगर आप इसको वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो आप अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट में आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी स्किप कर रहे हो। आपने अगर फॉर्म फिलअप करा, ये वीडियो देख रहे हो, इतना मेहनत टाइम पास कर रहे हो, तो ये सब चीजें काम नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको डेली लाइफ में उतारेंगे नहीं। बैंकिंग नॉलेज का जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यूज एटसेट्रा, जो मॉड्यूल आप लोगों को इंटरनली शेयर होगा तो उसको फॉलो करिए। इंग्लिश का पैसेज तो रीड करना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक पैसेज पढ़ने का आदत डालिए। कॉन्सेंट्रेशन का मेन गेम रहता है इंग्लिश में, इंग्लिश तो आप समझ लेंगे लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता। अगर ये बना लिया आपने 2-3 पॉइंट, 10-15 नंबर तो शॉर्ट शॉर्ट ऐसे बनेंगे। 4-5 नंबर एक्स्ट्रा अगर आप मिसलिनियस में लेकर आ गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लेकर आ गए, 20-25 नंबर टारगेट हो सकते हैं, डुएबल है ना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 30 प्लस लाए जा सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क अगर आप इसको अप्लाई करते हो। एंड दैट्स ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। टिल देन आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना। बैच में एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो 24/7, जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल हो तो ध्यान दीजिए कि आप डेली बेसिस पर इसको फॉलो करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।